ही में एनवायरनमेंट भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मेन सिलेबस, तो आप जानते हैं कि यूपीएससी की जो मेंस का सिलेबस है उसमें अपने आप में एनवायरनमेंट का एक बहुत ही बड़ा रोल है। यूपीएससी का जो GS3 आप पेपर पढ़ते हैं उसमें पूरे तरीके से आपको बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं, राइट। तो शुरुआत कर रहे हैं हम आज से हमारे एनवायरनमेंट की फर्स्ट क्लास की, और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इकोलॉजी। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी पर, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा मैंने बताया आपको, हम बात करेंगे आज इकोलॉजी पर, ठीक। अब सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है दैट व्हाट इज इकोलॉजी, और इकोलॉजी से पहले एक प्रश्न ये उठता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट अपने आप में एक ऐसा, मैं कह सकती हूँ, वर्ड है जिसकी हर किसी ने बचपन से कोई ना कोई डेफिनेशन पढ़ी है और हर किसी को कोई ना कोई डेफिनेशन पता है, राइट। एनवायरनमेंट जैसे हम बोलते हैं हमारा सारा का सारा जो सराउंडिंग है उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं, राइट। इस तरीके से एक बेसिक डेफिनेशन जो हम जानते हैं एनवायरनमेंट की वो होती है, राइट। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूं, हमारे सराउंडिंग्स में क्या, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बायोटिक हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एबायोटिक हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक? सबसे पहले तो इन दो टर्म्स को समझ लीजिए। बायोटिक मतलब होता है जैविक, ऐसी चीजें जिनमें जीवन संभव है, और एबायोटिक से मेरा मतलब होता है अजैविक, यानी ऐसी चीजें जिनमें के जीवन नहीं है बट फिर भी वो हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो अब एक जो होल डेफिनेशन या एक जो बेसिक डेफिनेशन एनवायरनमेंट की हम समझ सकते हैं वो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे आसपास का वो सराउंडिंग जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, और साथ के साथ में कुछ डिकम्पोजर्स भी हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आप डिकम्पोजर्स को काउंट करें तो दे कैन बी काउंट इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक आल्सो, बट डिकम्पोजर्स भी आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट की एक डेफिनेशन हमको समझ में आती है। अब क्या एनवायरनमेंट में सिर्फ इनका होना पर्याप्त है? नहीं, एनवायरनमेंट में सिर्फ इनका होना पर्याप्त नहीं है और इनके अकेले मात्र से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए हम एक टर्म देखते हैं जिस टर्म का नाम है इकोलॉजी, राइट। इकोलॉजी, इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो इस टर्म को, ये एक तो पहली चीज ये देखना है फर्स्ट वर्ड क्या लगा हुआ है, इको, और जब भी किसी वर्ड के आगे लॉजी लग जाए तो आपको समझ जाना है कि ये है किसी तरीके का साइंस, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ मेथड फॉर समथिंग, रीड कर रहे हैं आप उसको, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर जैसे इकोलॉजी के सामने लॉजी वर्ड लगा है तो हम कह रहे हैं कैसा साइंस जिसमें हम इकोसिस्टम को समझेंगे। अगर मैं आपके सामने पेडोलॉजी वर्ड लिखती हूँ जो कि आपको एनवायरनमेंट में बहुत बार सुनाई देगा, तो पेडोलॉजी वर्ड लिखा मैंने तो लॉजी वर्ड से यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया कि भाई ये साइंस है, पर किसका साइंस है? तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये सॉइल के साइंस की बात कर रहे हैं, सॉइल यानी कि मृदा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द वर्ड्स गोज। अब इकोलॉजी की हम बात कर रहे थे, इकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसमें आप किस किस चीज को काउंट करोगे, ठीक है। इकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसमें हम काउंट करते हैं दैट इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी, ठीक। लॉजी वर्ड लगा हुआ है तो साइंटिफिक स्टडी तो भाई साहब होगी यहाँ पर किस चीज की, साइंटिफिक स्टडी अगर होगी तो किस चीज की होगी। अभी ऊपर एनवायरनमेंट में क्या देख के आए, कंपोनेंट्स देख के आए। कौन कौन से कंपोनेंट्स? बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स वो जो जैविक हैं जिनमें जीवन है, एबायोटिक वो जो कि अजैविक हैं जिनमें जीवन नहीं है। तो अब ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमने देखे, इनका क्या, इनका साइंटिफिक स्टडी किस आधार पे आप करने वाले हो, राइट। तो इनका जो साइंटिफिक स्टडी है इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर हम साइंटिफिक स्टडी करने वाले हैं इनके खुद के इंटरेक्शंस के बीच में और इनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस। मतलब दो प्रकार के यहाँ पे आप इंटरेक्शंस इकोलॉजी में स्टडी करते हो। इकोलॉजी में जो आप स्टडी करते हो उसको हम कहते हैं दैट इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब आपके आ गए बायोटिक कंपोनेंट्स विद
आपका जो उनका एनवायरनमेंट है वो। अब एनवायरनमेंट मैंने बोल दिया तो एनवायरनमेंट में इनडायरेक्टली आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आ गए। सो इकोलॉजी इज नथिंग बट द साइंटिफिक स्टडी of the interactions of the living organisms within themselves and with the environment। ठीक है, तो इनके आपस के भी कुछ इंटरेक्शंस होते होंगे within themselves, उनकी कम्युनिटी में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो, एंड with the environment। So ecology is nothing but scientific study of the interaction of living organisms within themselves and with the environment। अब भाई within themselves और with the environment ये क्या हुआ, ये क्या मतलब है इसका, है ना। तो इकोलॉजी में जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं दैट से फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हमने किसी प्लांट की बात करी, ठीक है। अब प्लांट अपने आप में एक बायोटिक कंपोनेंट है, सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसका एक रिलेशन होता है किसके साथ, सॉइल के साथ, वाटर के साथ, या जो भी उसका एक तरीके से आप कह सकते हो एनवायरनमेंट है उसके साथ, ठीक। एक इंटरैक्शन हो रहा है इसका, इसमें एयर भी काउंट कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक तरीके का इंटरैक्शन ये हो गया, ये हो रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ। अब एक मैं एग्जाम्पल और दूं आपको कि ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरैक्शन, राइट। तो ऑर्गेनिजम्स के जब भी बीच का इंटरैक्शन है, सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं हमारे फूड चेन और फूड वेब्स, ठीक है। फूड चेन कैसे, सी देयर इज अ प्लांट, ये एक प्लांट था, फिर यहाँ पर आपका कोई एक प्राइमरी कंज्यूमर होगा, कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि आपने मान लिया कि खरगोश था, ठीक है। कोई प्लांट था, उसको कंज्यूम कर लिया खरगोश ने, तो ये इनका एक इंटरैक्शन हो गया। फिर इस खरगोश को कंज्यूम कर लिया किसी और सेकेंडरी कंज्यूमर ने, ठीक है। तो इस टाइप से जब आप रिलेशंस देखेंगे, मतलब यहाँ पे हम आगे जाके रिलेशंस देखेंगे कि किस तरीके से ये जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं, ये खुद के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, इनका खुद की कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं उसके बीच में कैसा इंटरैक्शन है, और साथ के साथ जो इनका सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है उसके साथ इनका कैसा इंटरैक्शन है। जब हम इस पर स्टडी करते हैं तो हम स्टडी कर रहे होते हैं एक वर्ड जिसका नाम है इकोलॉजी। Make sense? So this is how we define the ecology, that ecology is nothing but the scientific study of the interactions of the living organisms within their community and with their surrounding environment। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ नहीं पूछेगा तो आपको एक सीधा सा स्टेटमेंट उठा के 4 ऑप्शंस 1 2 3 4 दे देगा और बोलेगा इसमें से इकोलॉजी को डिफाइन करती हुई सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सी है, राइट। और अगर आप कभी मेंस राइट करेंगे और आपको कहीं ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आप इसको डिफाइन कर सकें तो ये डेफिनेशंस बहुत काम की होती है। सो इकोलॉजी की डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पर। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की। एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के जो हैं कंपोनेंट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं एबायोटिक। वन इज बायोटिक एंड द अनदर वन इज एबायोटिक। अब कंसर्न ये आता है कि भाई बायोटिक एबायोटिक कह तो रहे हैं, पर बायोटिक एबायोटिक के बीच में आएंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स, राइट। तो बायोटिक में सबसे पहले तो आपको पता है आ जाएंगे आपके प्लांट्स, फिर आपके एनिमल्स, फिर यहाँ पे आपके जो डीकम्पोजर्स हैं उनको भी आप बायोटिक में काउंट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पैरासाइट्स, और फिर होते हैं आपके मनुष्य, ह्यूमन, दैट इज अस। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स माने एनर्जी, ठीक है, रेडिएशन, रेडिएशन के बाद हम देखते हैं आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद बात आती है हीट की, एटसेट्रा। सो दिस इज हाउ द कंपोनेंट्स आपके जो बायोटिक एबायोटिक हैं वो डिफाइन होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब भाई इसमें जीवन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और मनुष्य में तो जीवन है ही। और एबायोटिक कंपोनेंट्स वो जिनमें जीवन का कोई अभी दूर दूर तक अस्तित्व नहीं है, चाहे ऊर्जा हो, चाहे रेडिएशन हो, टेम्परेचर हो, हीट हो।
इसमें आपको कहीं भी जीवन दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब यही है कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स है और ये आपके बायोटिक। सो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और चीज जो आती है वो आती है लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी कंपोनेंट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है, एक है तो हम कह सकते हैं कि भाई सिंगल ऑर्गेनिज्म है। बट अगर एक से ज्यादा हूं और उस एक से ज्यादा में भी अगर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो आप कैसे बताओगे कि इसमें से कौन सा जो है वो एक स्पीशी का है, कौन सा किसी कम्युनिटी का है और कौन सा इंडिविजुअल है, राइट। तो इसको डिफाइन करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स से। ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक आपको आइडेंटिफिकेशन देता है यहाँ पर, या आपके नॉलेज में बैठने के लिए आपको हेल्प करता है कि कौन सी चीज को आपने काउंट करना है एज एन इंडिविजुअल और कौन सी चीज को आप कहेंगे कम्युनिटी। जो बेसिक एक माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अ कम्युनिटी एंड अ स्पीशी है वो भी यहाँ पर क्लियर होता है। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, राइट, जो वर्क कर सके इंडिपेंडेंटली। Any organism which can work independently is called an individual. For example, any plant, animal or fungi. See, animal अपना भोजन का बंदोबस्त खुद कर सकता है। प्लांट ऑटोट्रोफ है, अगर सूरज का प्रकाश जिसको हम कहते हैं सनलाइट उसको मिल जाए तो क्या उसको किसी और चीज की आवश्यकता है? नहीं। सिमिलरली फंजाई, ये जो है ये अपने काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, इसलिए इनको किसी चीज की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सो वी कैन से दैट दे ऑल आर इंडिविजुअल इन देमसेल्व्स। ठीक है। सेकेंड जो लेवल आता है, सेकेंड जिस पर हम बात करते हैं वो होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन से क्या समझ सकते हैं हम? तो जब हम कहते हैं पॉपुलेशन, देन वी मीन्स इट्स अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज मतलब कि एक सी जो उनकी कुछ क्वालिटीज होंगी, एक सी स्पीशीज होंगी, उसका जब एक ग्रुप क्रिएट होता है तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे हम काउंट करते हैं, हम टाइगर पॉपुलेशन काउंट करते हैं। टाइगर में भी हम व्हाइट टाइगर पॉपुलेशन अलग से काउंट कर सकते हैं, राइट। नॉर्मल टाइगर पॉपुलेशन अलग से काउंट कर सकते हैं। अफ्रीकन लायन की जो पॉपुलेशन है वो अलग से काउंट होती है। ह्यूमन पॉपुलेशन अलग से काउंट होती है ना। तो ह्यूमन पॉपुलेशन, व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड पॉपुलेशन देन वी मीन्स दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। इसका मतलब है कि उनके ऑलमोस्ट जो बेसिक आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो सारे के सारे सिमिलर होंगे। जैसे मनुष्य है, इंसान है, इंसान के बेसिक फीचर्स क्या है? इंसान के बेसिक फीचर्स जो एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं, अगर वो सारे फीचर्स हैं तो हम उनको ह्यूमन पॉपुलेशन में काउंट करते हैं। अदरवाइज आप पीछे की तरफ जाओगे तो आपको एप्स मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं दैट अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। ठीक है। और इसके साथ एक कंडीशन ये लग जाती है कि भाई अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज तो है, बट क्या इसको हम 7 समुंदर पार वाले जो रीजन है उसमें भी काउंट कर रहे हैं? नहीं। तो यहां पर हमने बोला है कि जब हम वर्ड यूज करें पॉपुलेशन, तो ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज इन अ डेफिनेट एरिया शुड बी काउंटेड। ठीक है। ये वर्ड डेफिनेट एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेफिनेशन ऑफ population. So when we are talking about the population word, it means that it is a group of same species within a definite area. फिर थर्ड लेवल जो आता है हमारा वो होता है कम्युनिटी का। Now what does the word community means? तो कम्युनिटी वर्ड का जो मतलब है वो है डिफरेंट स्पीशीज का ग्रुप। जैसे ह्यूमन कम्युनिटी भी होती है, डिफरेंट स्पीशीज का एक ग्रुप क्रिएट होता है। ठीक है। इट गोज लाइक, आप इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो दैट इट गोज लाइक अ फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट कैसे? देखो, कोई एक सिंगल मेंबर रहा होगा, ऊपर जहां पे हम इंडिविजुअल बोल रहे थे वहां पे हमने बोल दिया कि ये कोई एक सिंगल मेंबर रहा होगा, फिर उसकी फैमिली होगी। तो भाई फैमिली में तो सभी के बेसिक फीचर्स एक से होते हैं, राइट। इट्स अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज विद इन अ डेफिनेट एरिया, जैसे कि आप घर में रहते हो। फिर फैमिली, अलग अलग फैमिलीज मिलकर के क्या बनाती है? सोसाइटी। दूसरे शब्दों में कहें तो कम्युनिटी भी बनाती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा दीजिए कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि अपने काम खुद कर सकता है उसको इंडिविजुअल बोला, इंडिपेंडेंट को इंडिविजुअल काउंट किया।
फिर सेम स्पीशीज के लोगों का एक डेफिनेट एरिया का जो ग्रुप है उसको उस एरिया की पॉपुलेशन माना, और अलग अलग स्पीशीज का जो ग्रुप है, डिफरेंट स्पीशीज का जो ग्रुप है, उसको आपने क्या काउंट कर दिया, कम्युनिटी काउंट कर दिया। अब कम्युनिटी में ये कोई नहीं देखेगा, इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी अ लार्ज कम्युनिटी, इट मे बी अ स्मॉल और अ लार्ज कम्युनिटी, इट डजंट मैटर्स। कम्युनिटी होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी संख्या हजारों में हो, 10 भी होगी तो पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि हम डिफरेंट स्पीशीज का ग्रुप काउंट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से दो किसी एक स्पीशी के, दो किसी एक के, दो किसी एक के होंगे, ये भी हो सकता है, कंडीशन अप्लाइड। बट द थिंग इज कि कम्युनिटी इज अ डिफरेंट स्पीशीज ग्रुप, राइट? कम्युनिटी इज अ डिफरेंट स्पीशीज ग्रुप। फिर आपका जो फोर्थ कॉन्सेप्ट, इसके आगे अब हम इसमें देखें, कम्युनिटी हमने बोल दिया, तो कम्युनिटी में फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिटी भी तो कुछ होती होंगी। सारी कम्युनिटीज एक सी हो सकती हैं? नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं दैट कम्युनिटीज कैन बी लार्ज, कम्युनिटीज कैन बी स्मॉल ऑल्सो। सो द कम्युनिटीज कैन बी लार्ज, कैन बी स्मॉल। तो अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिटी पर बात करें तो कम्युनिटीज आपको दो टाइप की बेसिक जो टाइप होते हैं वो देखने को मिलते हैं। एक होते हैं मेजर कम्युनिटी, एक होती है माइनर कम्युनिटी। अब मेजर और माइनर से हम क्या समझ सकते हैं? तो मेजर कम्युनिटी वो होती हैं जो कि लार्ज साइज होती हैं, काफी बड़े साइज में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पर काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई मेंबर किसी और डायरेक्शन में, कोई मेंबर किसी और डायरेक्शन में होगा। रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है। रिलेटिवली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक दूसरे के जो फूड रिक्वायरमेंट है वो ही खुद पूरे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक सामने वाला जो कम्युनिटी का दूसरा मेंबर है वो एक के लिए फूड ना लाए तब तक उसको फूड नहीं मिलेगा। सो दे आर इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ देयर फूड एंड सम टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक। अब अगर कोई पूछे एग्जाम्पल, तो इसका सबसे इजी एग्जाम्पल आप दे सकते हो ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, राइट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होगा आपका, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे? लार्ज साइज कम्युनिटी है, इसमें कोई शक नहीं। फिर ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, एक स्पेसिफिक रीजन में फैला हुआ है, राइट? और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है। भाई हर पेड़ अपने आप में अपना फूड बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है। हर पेड़ अपने आप में अपना पानी रिसीव कर रहा है, उसको उसकी सनलाइट हिस्से की पूरी मिल रही है। अब वो सनलाइट का उपयोग करके जो भी करना चाहे कर सकता है, वहां पर कोई इशू नहीं होगा। सो दिस इज हाउ द मेजर कम्युनिटी वर्क्स। बट इफ वी टॉक अबाउट द माइनर कम्युनिटीज, तो माइनर कम्युनिटीज में सबसे पहला इशू यही आता है कि डिपेंडेंसी आ जाती है, यानी कि भोजन के लिए, खाने के लिए ये जो होते हैं ये सराउंडिंग्स पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, डिपेंडेंसी होती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो माइनर कम्युनिटीज होती हैं इनके लिए हम एक और कह सकते हैं कि सिनोनिम यूज कर सकते हैं आप, और वो सिनोनिम होता है सोसाइटी। जब भी हम माइनर कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं एनवायरमेंट के केस में, तब हम यहाँ पर इनको सोसाइटीज भी बोल सकते हैं, राइट? अब एग्जाम्पल इसका क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो सकता है अ मैट ऑफ लाइकन ऑन अ काउज डंग, राइट? सो सी लाइकन्स जो होते हैं, अब लाइकन्स की जो कम्युनिटी है वो साइज में भी छोटी है और डिपेंडेंट है। किस चीज पर डिपेंडेंट है? व्हेन दे गॉट द काउ डंग, तब जाकर के उनके जो नीड्स है वो पूरे हो रहे हैं, ठीक है। सो जब तक यहाँ पर ये काउ डंग क्रिएट नहीं हुआ था तब तक इन लाइकन्स को किसी भी तरीके से जो उनका रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल नहीं होता है ना। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, जबकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो डायरेक्ट सोर्सेज पर डिपेंडेंट होते हैं, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है और इनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। एक पेड़ अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज को खुद जो है कंज्यूम करता है, जबकि लाइकन्स के केस में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, राइट? सो दे हैव टू मूव टुगेदर फॉर इट। और इसके लिए भी हम यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते हैं फिर कि माइनर कम्युनिटीज को हम क्या बोल देते हैं? सोसाइटी, ठीक। अच्छा, अब कम्युनिटी में जब हम कह रहे हैं दैट कम्युनिटी कैन बी अ स्मॉल और अ लार्ज ग्रुप, राइट? और हम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ स्पीशी, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ स्पीशी। सो ग्रुप ऑफ स्पीशी डजंट मेक्स अ बाउंडेशन कि कम्युनिटी में एक से ज्यादा स्पीशी नहीं होगी। सी व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड ग्रुप ऑफ स्पीशीज, इट कैन बी वन
और मोर देन वन स्पीशीज। ठीक है, आपको कम्युनिटी में आवश्यक नहीं है कि मात्र एक ही मिले, आपको एक से अधिक भी अवेलेबल स्पीशीज का ग्रुप देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द टर्म कम्युनिटी इज डिफाइंड। एक बार एक छोटा सा क्विक रिकैप अगर हम देखें तो अभी तक हमने बेसिक जो डेफिनेशन देखी, एनवायरमेंट पे बात करी। एनवायरमेंट मतलब हमने बोला सराउंडिंग, हमारा सराउंडिंग्स में हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उनको काउंट करेंगे। फिर हमने डिफाइन किया टर्म इकोलॉजी को। टर्म इकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदिन देमसेल्व्स एंड विद द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के कुछ कंपोनेंट्स, बेसिक, बायोटिक एंड एबायोटिक में डिफरेंस। फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स में मैंने आपको बताया इंडिविजुअल जो अपना काम खुद कर सकते हैं, पॉपुलेशन सेम स्पीशीज की ग्रुप एक डेफिनेट एरिया में, कम्युनिटी वो जहां पर के डिफरेंट स्पीशीज के ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी कैन बी स्मॉल और कैन बी लार्ज, दैट डजंट मैटर्स। टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज दो टाइप की होती हैं, मेजर और माइनर। मेजर हमेशा लार्ज साइज होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होंगी। फॉर एन एग्जांपल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। माइनर कम्युनिटीज हमेशा डिपेंडेंट होंगी, इनके लिए एक सिनोनिम यूज कर सकते हैं सोसाइटीज का, एग्जाम्पल के तौर पे लाइकन्स, राइट। सो और इसके अलावा एक कंडीशन जो एक और देखी वो ये देखी कि कम्युनिटी में एक या एक से ज्यादा स्पीशीज भी अवेलेबल हो सकती हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि वहां पर एक से ज्यादा स्पीशीज नहीं होंगी, राइट। अब आगे बढ़े तो अब बात करते हैं टर्म की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए टर्म है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज समथिंग जिसके बारे में सभी को कुछ ना कुछ जरूर मालूम होता है, और डेफिनेशंस हम क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए हम एक अजम्पशन तो कर ही सकते हैं, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द इकोसिस्टम, देन बेसिक जो डेफिनेशन है वो हम क्या समझेंगे। इकोसिस्टम की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसमें हम कहते हैं दैट इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल और अ फंक्शनल unit of biosphere, right? It is the community of living and a physical environment. See, सबसे पहले तो environment में मैंने आपको बताया, environment में यहाँ पर जो चीज एक हमको ध्यान में रखनी है वो हमको ध्यान रखनी है, environment is made up of the following spheres, right? One is the atmosphere, second is the hydrosphere, third is the lithosphere, right? और जब ये 1, 2 और 3 यानी कि एक ऐसा सेक्शन मिल जाए जहां पर कि ये 1, 2 और 3 तीनों कंबाइंड होते हो तो उसको हम नाम देते हैं बायोस्फीयर। और हमारे पूरे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बायोस्फीयर ही एकमात्र ऐसा रीजन होता है जहां पर के लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये बात समझ में आई होगी आपको कि बायोस्फीयर इज द ओनली रीजन वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। सी, क्यों ऐसा बोल रहे हैं दैट इट इज द ओनली रीजन वेयर द लाइफ एग्जिस्ट? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अकेले पानी में जीवन संभव नहीं है, राइट। अकेले हवा में जीवन संभव नहीं है, अकेले जो आपको लैंड एरिया मिलता है उसमें जीवन संभव नहीं है। सो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि बायोस्फीयर आपका यानी कि जीवन तभी संभव है जब आपको एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो लाइफ एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर ओनली, द फर्स्ट थिंग। देन अब हम बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में हम क्या बोलते हैं कि इंटरैक्टिंग होगी भाई, इंटरैक्टिंग होगी मटेरियल्स की, इंटरैक्टिंग होगी लोगों की, इंटरैक्टिंग होगी चीजों की। तो इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल और अ फंक्शनल यूनिट। सबसे पहली चीज क्या, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपने अपने जो भी रोल इनको असाइंड है इसको ये फंक्शन करते हैं। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। उसके बाद आप समझो कम्युनिटी ऑफ लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो भाई लाइफ यहाँ पर है तो लिविंग कम्युनिटी भी आपको यहीं पर मिलेगी, क्योंकि बायोस्फीयर की यूनिट है तो लिविंग कम्युनिटीज एग्जिस्ट करेंगी। फिर इसके बाद इंटरैक्टिंग मटेरियल्स होंगे, तो यहाँ पर मटेरियल्स के बीच में इंटरैक्शन होंगे, अलग अलग प्रकार के मटेरियल इंटरैक्शन हमको देखने को मिलेंगे और उसी इंटरैक्शन के रिजल्टेंट्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे।
राइट। इट इंक्लूड्स द प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिश। देखो ये तो सब एक कहने की बातें होती हैं, ये हमको पता है कि जब हमने यहाँ पर नाम ही दे दिया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो यहाँ पर वो सारे कार्य होंगे जो कि एटमॉस्फेयर के या फिर हम कह सकते हैं पूरे तरीके से बायोस्फेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। बायोस्फेयर की जो भी क्रियाविधि है, बायोस्फेयर मतलब लाइफ, और लाइफ मतलब लाइफ से रिलेटेड हर फंक्शन यहाँ पर होने वाला है। So whether we talk about food, whether we talk about air, whether we talk about water, soil, decomposers, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, सारी चीजें जो हैं इसी इकोसिस्टम में सरवाइव करती हैं और यहीं पर के सारे काम करती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे या इसमें रहने वाले अगर लिखना है तो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स वगैरह आपके यहीं मिलेंगे, राइट। एनिमल्स आपको मिलेंगे, फिशरीज आपको मिलेंगी। फिशरीज इसलिए होती, फिशरीज को लिखना इसलिए रहेगा जिसमें आपको ध्यान रहे कि हाइड्रोस्फीयर भी इसमें काउंट होता है, राइट। वाटर भी होगा इसी का हिस्सा, सॉइल भी होगा इसका हिस्सा, और इसके साथ साथ पीपल भी इसका हिस्सा होंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द इकोसिस्टम, दैट इकोसिस्टम इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल और द फंक्शनल यूनिट where the living community lives, right, and the material interactions takes place. अब कोई भी इकोसिस्टम है अगर, तो कोई भी इकोसिस्टम एक हेल्दी इकोसिस्टम कब कहलाएगा? What are the conditions for a healthy ecosystem? तो हेल्दी इकोसिस्टम की अगर कोई कंडीशंस पूछे तो हेल्दी इकोसिस्टम की कंडीशंस क्या होंगी? हेल्दी इकोसिस्टम की कंडीशंस यही है कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ऑल द कंपोनेंट्स टू बी बैलेंस्ड। अगर ये सारे कंपोनेंट्स आपके बैलेंस्ड हैं तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो एक हेल्दी इकोसिस्टम है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि हमारा अगर इकोसिस्टम हम कह रहे हैं कि हेल्दी हो, तो हेल्दी इकोसिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि वहां पर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो? बैलेंस्ड हो, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं अबाउट द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में जो अभी तक हम देखते हैं एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात कर ली कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। मगर यहाँ पर थोड़ा सा जो चीज जानना जरूरी है वो ये है कि कौन से कंपोनेंट का कौन सा रोल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक तरफ होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स और एक तरफ होते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब अगर हम रोल की बात कर रहे हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले आते हैं हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिनको हम कहते हैं ऑटोट्रोफ। सो ये जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं या जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या ये ऑटोट्रोफ बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हमको पता है। ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये अपना फूड तो खुद क्रिएट करते हैं, साथ के साथ ये खुद एक फूड की तरह बिहेव करते हैं फॉर द हेट्रोट्रोफ्स, राइट। तो हेट्रोट्रोफ्स के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अपने आप में फूड का काम करते हैं। अब सेकेंड लेवल पे जो हम बात कर रहे थे वो होते हैं हमारे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में आते हैं हमारे हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी और पर डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये अदर नरिशिंग होते हैं, मतलब इनका जो नरिशमेंट है ये डिपेंड करता है किसी दूसरे पर, जैसा कि हमने अभी कहा। तो इसके अगर आप देखोगे टाइप्स कंज्यूमर के यानी कि हेट्रोट्रोफ्स के, अगर आप देखोगे टाइप्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोफ्स, राइट। ये जो 2 टाइप्स हैं ये किस तरीके से? हेट्रोट्रोफ्स जो होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके माइक्रो और एक होते हैं आपके मैक्रो, राइट। तो माइक्रो और मैक्रो में से अगर सबसे पहले हम देखें तो हम मैक्रो को समझें, ज्यादा इजीली हमको समझ में आएगा कि मैक्रो जो होते हैं दे फीड ऑन प्लांट एंड एनिमल बोथ, राइट। इनको प्लांट्स के थ्रू भी नरिशमेंट जो है वो मिल जाता है और एनिमल्स के थ्रू भी जो है इनका नरिशमेंट फुलफिल हो सकता है। प्लांट एंड एनिमल्स दोनों पर ये डिपेंड कर जाते हैं। तो अब प्लांट और एनिमल्स पर अगर डिपेंड करते हैं तो जो प्लांट पर डिपेंड करेगा, जो प्लांट पर डिपेंड करेगा उसको हम नाम देते हैं हर्बीवोर का, और जो एनिमल पर डिपेंड करता है उसको हम नाम देते हैं कार्निवोर्स का।
कार्निवोर्स आर बेसिकली द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। कार्निवोर्स जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंड लेवल पे आते हैं। हर्बीवोर्स हमेशा फर्स्ट लेवल पे आते हैं। अच्छा, अब क्या हर्बीवोर और कार्निवोर के ऊपर भी कुछ हो सकता है? हाँ, तो हर्बीवोर और कार्निवोर के ऊपर जो थर्ड लेवल आता है वो होते हैं हमारे ओमनीवोर्स। और ओमनीवोर्स वो होते हैं जो केवल प्लांट या केवल एनिमल ना खा करके दोनों को जो है न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दे ईट बोथ। ओमनीवोरस, जिसको हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं सर्वाहारी, राइट। सर्वाहारी मतलब वो जो कि प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, यानी कि दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक। फिर जब माइक्रो कंज्यूमर्स की बात हम कर रहे हैं, तो माइक्रो कंज्यूमर्स में जो हम बात करेंगे तो इसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया और फंजाई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया और फंजाई, तो अब यहाँ से समझ में आ रहा है हमें कि हम इनको माइक्रो कंज्यूमर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इनके जो नरिशमेंट है ये फुलफिल होते हैं। इनको न्यूट्रिएंट मिलता है डीकम्पोजर्स के थ्रू। जब भी कोई चीज डिकम्पोज होती है तो इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, किसको? बैक्टीरिया और फंजाई को। एंड डीकम्पोजर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? डेट्राइटस को ब्रेक करते हैं। एक वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है, डीकम्पोजर्स का काम क्या है? दे ब्रेक द डेट्राइटस। और डेट्राइटस होता क्या है? डेट्राइटस एक्चुअली में डेड सब्सटेंस ऑफ द प्लांट होता है। डेड सब्सटेंस ऑफ द प्लांट होता है। तो डेड सब्सटेंस ऑफ अ प्लांट किसके काम आने वाला है भाई? डेड सब्सटेंस ऑफ प्लांट आएगा काम किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी फंजाई के। तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी, बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट्स दो प्रकार के हुए। एक होते हैं आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ, एक होते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में भी आप दो लेवल देखते हो, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो के अंदर अगेन 3 क्लासिफिकेशंस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको बताया मैंने बैक्टीरियाज और फंजाइज जो होते हैं किसी भी प्लांट के डेड सेल्स या डेड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के क्या रोल है? तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट जो हमको देखने को मिलता है वो होता है एनर्जी, राइट। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हम जानते हैं सन होता है हमारे लिए। तो सन जो होता है क्यों जरूरी है भाई? मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए ये जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर आता है रेनफॉल, वाटर सोर्स है ना, रेनफॉल। रेनफॉल क्यों इंपॉर्टेंट काउंट करोगे आप? रेनफॉल इसलिए इंपॉर्टेंट काउंट करोगे क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो भी आपको देखने को मिलती हैं आपके सराउंडिंग्स में, ये तभी पॉसिबल है जब आपको यहाँ पर रेनफॉल मिले। फिर इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक टेम्परेचर नहीं होगा सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है। जो आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अलग अलग बॉडी टाइप ने कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर को अपने सर्वाइवल के लिए काउंट किया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें पोलर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स की, उनके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग है एज कम्पेयर टू द पर्सन लिविंग इन द ट्रॉपिकल जोन्स और इन द इक्वेटोरियल रीजन, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए तब जाकर के ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल पॉसिबल है। एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है? एटमॉस्फेयर, इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट अगर आप देखो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है? एटमॉस्फेयर इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक हेल्दी बायोस्फेयर क्रिएट करना है, राइट। एक हेल्दी बायोस्फेयर क्रिएट करने के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जरूरी है। फिर इसके बाद आते हैं मटेरियल्स। मटेरियल्स जैसे कि अगर आप बात करें तो अलग अलग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मटेरियल्स में आप किसको काउंट करोगे? मटेरियल्स में हम काउंट करते हैं कुछ हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इनका काम क्या है? जब तक ये आपके सराउंडिंग्स में अवेलेबल नहीं होंगे तब तक आपकी जो अलग अलग रिएक्शंस है या कुछ इनके जो फॉर्मेशन से आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, चलता रहता है, ये पॉसिबल नहीं है अगर ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल ना हो, राइट। तो एबायोटिक हो या बायोटिक हो, इनके कंपोनेंट्स जो भी हमारे एनवायरमेंट के हैं उसको देखकर एक बात तो हमें क्लियर हो जाती है कि अगर ये कंपोनेंट्स ना हो तो हमारा जो लाइफ है यानी कि बायोस्फीयर में जो एग्जिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है।
तो अगर ये बायोस्फीयर में ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो फिर लाइफ के कोई चांसेस ही नहीं रहने वाले। दैट्स द थिंग इज। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, थोड़ा सा यहाँ पे बात समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम का हमने डेफिनेशन देखा। अब अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें इकोसिस्टम का, अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो किस आधार पे हम इसको बांटना पसंद करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने प्लेसेस वाइज या फिर यूं कह लीजिए कि रीजन वाइज हमने इस वक्त बांट लिया। एक हमने बोला कि जो टेरेस्टेरियल है, टेरेस्टेरियल रीजन है, वहां का इकोसिस्टम होगा। एक जो एक्वाटिक रीजन है वहां का इकोसिस्टम होगा। तो टेरेस्टेरियल रीजन और एक्वाटिक रीजन के जो ये है इकोसिस्टम है, इसमें क्या अंतर हो सकता है। इसमें आपको टेरेस्टेरियल के अंदर आप देखोगे फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं और डेजर्ट्स भी काउंट कर सकते हो आप, राइट। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स ये आपके टेरेस्टेरियल रीजन हो गए। और जो एक्वाटिक रीजन है उसमें आप फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, मरीन वाटर और इसके साथ साथ ब्रैकिश वाटर को भी काउंट कर सकते हैं, राइट। तो अलग अलग लेवल पर आपके अलग अलग इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इकोटोन एक टर्म होती है जिसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है, बिकॉज ये हमारी आज क्योंकि एनवायरनमेंट की बेसिक फंडामेंटल वाली फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हम बेसिक चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसी टर्म्स जो कि आगे जाकर हमें काम आने वाली हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इकोटोन की, तो इकोटोन कैसी टर्म है। इकोटोन इज अ टर्म जो कि डिफाइन करती है एक जंक्शन को। अब जंक्शन मतलब कैसा जंक्शन, एक ऐसा जंक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा एटमॉस्फेयर, 2 और मोर देन 2 एटमॉस्फेयर जो है इकोसिस्टम्स जो हैं वो कंबाइंड होते हैं। इसका सबसे अच्छे एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा मैंग्रोव्स, राइट। मैंग्रोव्स रीजन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है इकोटोन का, आप समझ सकते हो कैसे। एक तरफ पूरा यहाँ पर पानी है, वन साइडेड वाटर है और वन साइडेड पूरा लैंड है। मतलब ये आपका टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम हो गया, एक तरफ आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, और जब इन दोनों का ट्रांजिशन या जंक्शन क्रिएट हुआ तो क्या बन गया आपका, ये कहलाया एक इकोटोन, ठीक। सो इकोटोन इज द रीजन ऑफ जंक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 इकोसिस्टम्स। फिर कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखो तो इकोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इकोटोन की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज अ जोन ऑफ टेंशन। टेंशन जोन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है डबल टाइप के आप कह सकते हो इकोसिस्टम्स हैं, तो उसके अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इस अलग अलग इफेक्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो आपको मिलता है वो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि इकोटोन्स जो होते हैं उसमें जो भी स्पीशीज पाई जाती हैं वो इन दोनों बेसिक रीजन यानी कि जो पेरेंट इकोसिस्टम्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा बंगाल टाइगर। इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल टाइगर्स दे कांट स्विम, राइट, बट जब आप बंगाल टाइगर की बात करते हो दे कैन स्विम। क्यों, क्योंकि उनको इस रीजन में रहने की आदत होती है। यहाँ पर एक तरफ उनके लिए लैंड एरिया होता है, एक तरफ पानी होता है। सो दे इस तरीके से, मतलब कि आप देख रहे हो कि बंगाल टाइगर्स जो होते हैं वो खुद को क्या कर रहे हैं, इस इकोटोन में पाई जाने वाली जो भी स्पीशी है, बंगाल टाइगर है कोई और है, वो खुद को इन दोनों इकोसिस्टम्स का जो एक जंक्शन जोन है वहां पर रहने के लायक बनाता है, जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टी ऑर्डिनरीली अगर आप एक्वाटिक जोन देखोगे वहां पर या टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम देखोगे वहां पर पाए जाने वाली जो भी स्पीशीज है उससे एंटायरली डिफरेंट होती है, राइट। सो दिस इज हाउ दे वर्क्स। फिर इसके बाद एज इफेक्ट, एक और इफेक्ट आपको इसी जोन में देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं एज इफेक्ट। सो नाउ व्हाट इज एज इफेक्ट। एज इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो आपको केवल उन्हीं जोन्स में मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीशीज मिल जाती है एज कंपेयर टू द कम्युनिटी। मतलब कई बार यहाँ पर ऐसा होगा दैट मोर नंबर ऑफ स्पीशीज विल बी प्रेजेंट, ठीक। तो इस तरीके से आप देखो कि इकोटोन एक ऐसा रीजन है जहां पर एक तो दो या दो से ज्यादा इकोसिस्टम कंबाइंड हो रहे हैं।
फिर उन इकोसिस्टम्स के कंबाइन होने के कुछ अलग अलग इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, और उस इफेक्ट में से सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो होता है, एक ये होता है कि वहां पर एक तो स्पीशीज की संख्या ज्यादा पाई जाती है, और स्पीशीज की संख्या ज्यादा होने के साथ साथ पाई जाने वाली स्पीशीज जो होती हैं अपनी पेरेंट स्पीशीज से एंटायरली डिफरेंट भी हो सकती हैं, राइट। सो ये हो गया आपका एज इफेक्ट। तो इसके साथ आज का जो हमारा यहाँ पे बेसिक एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट था वो खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में एनवायरनमेंट के हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।